दोस्तों यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी न्यू एग्जाम के रिक्रूटमेंट टेस्ट रिजल्ट के बाद लगभग 700 बच्चों को इंटरव्यू की कॉल आई है। बट अब फाइनली सिर्फ 270 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे ऑन दी पोस्ट ऑफ एपीएफसी या फिर ऑन दी पोस्ट ऑफ ईओओ। और अगर आप फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में आना चाहते हैं तो आपको कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करनी पड़ेंगी। ये ऐसी मिस्टेक हैं जिनको हम कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली कमिट कर देते हैं और ये हमारे इंटरव्यू को रूइन कर सकती हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट उन सभी बच्चों के लिए जो कि इंटरव्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस बार इंटरव्यू देने वाले हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो है वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे इस एग्जाम का इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक पक्का देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग एपीएफसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस एग्जाम के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, ईपीएफओ के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, तो आप हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का डाउनलोड कर लीजिए। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का एजेंडा बहुत ही क्लियर है कि भाई हम वो 5 मिस्टेक्स डिस्कस करना चाहते हैं जो हर एक एस्पिरेंट को अवॉइड करनी चाहिए जब वो इंटरव्यू एग्जाम एपीएफसी और ईओ पोस्ट के लिए फेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन बाय वन हर एक मिस्टेक को डिस्कस करते हैं। पहली मिस्टेक क्या है? नॉट नोइंग योर ऑन डेफ प्रॉपरली। दोस्तों, आपका जो डेफ है ना, आपका जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है जो भी आया नहीं आप फिल करेंगे, ये एक ऐसी चीज है जिसके बेसिस पर आपका पूरा इंटरव्यू डायरेक्ट होगा। ठीक है, आप लोग जब एक इंटरव्यू हॉल में जाते हैं ना, तो इंटरव्यूअर के पास आपका सिर्फ डेफ पड़ा होगा और उसी डेफ से आपके क्वेश्चंस पूछने की स्टार्टिंग होगी और आप उसी बेसिस पर जो है चेक किए जाओगे कि भाई आप ऑनेस्ट हो, आप इंटीग्रिटी के साथ जवाब दे रहे हो नहीं दे रहे हो, और आपके जो फैक्ट्स हैं वो आपकी बातों से मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग अपने डेफ के ऊपर ही सही आंसर नहीं दे पाओगे तो आपका जो इंप्रेशन क्रिएट होगा इस इंटरव्यू के दौरान वो बहुत ही नेगेटिव क्रिएट होगा। ठीक है, आप लोगों से आपके सिटी के बारे में पूछा जा सकता है, आप लोगों से आपके स्टेट के बारे में पूछा जा सकता है, आप लोगों से आपकी फैमिली के बारे में पूछा जा सकता है। और अगर आप वो जवाब कन्विंसिंगली नहीं दे रहे हैं या फिर आपके जवाब और आपके डेफ में जो चीजें लिखी हैं वो वेरी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने इंटरव्यू की जो शाइन है वो खो दोगे। अब दोस्तों, यहाँ पर डेफ प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि आप लोगों को बहुत कॉन्शियसली पता होना चाहिए, आप लोगों को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि भाई आप क्या लिख रहे हैं और क्या वही चीज सत्य है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ध्यान से अपना डेफ फिल करना है और डेफ के ऊपर आप लोगों ने कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन प्रिपेयर भी कर लेने हैं। आप लोगों ने कोर्स से स्टार्ट करना है कि भाई आपके नाम का मतलब क्या है, आपके स्टेट के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, आपकी हॉबीज को एक्सप्लेन करिए और फिर धीरे धीरे आप पेरिफेरल क्वेश्चंस पे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का डेफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिसको आपने प्रिपेयर करना ही करना है हर एक कीमत पे। दोस्तों, इससे ही आपके जो है इंटरव्यू की शुरुआत होगी। बट हम क्या करते हैं? हम करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, हम अपने स्टैटिक पोर्शन के नोट्स पढ़ते रहते हैं, हम इधर उधर की बहुत सारी बातें देखते रहते हैं, बट अपने डेफ पे ही फोकस नहीं करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे एक और मिस्टेक कमिट करते हैं जो मैं इसी मिस्टेक से रिलेट करता हूं। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब हम इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो हम जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स पहले वाले होते हैं उनकी ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं, उनकी वीडियोस देखना शुरू कर देते हैं, और उनकी वीडियोस देख के, उनके ट्रांसक्रिप्ट पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि भाई अगर उनसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमसे भी शायद यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यही हमारी बिगेस्ट मिस्टेक हो जाती है। दोस्तों, उन लोगों से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उनके डेफ के बेसिस पर पूछे गए हैं, उनका कंटेक्स्ट कुछ और है और वो उनकी सिचुएशन के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम क्वेश्चन तो देख रहे थे लेकिन वो कंटेक्स्ट हम मिस कर जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके डेफ के कंटेक्स्ट के हिसाब से पूछे जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को देखिए जरूर, लेकिन उन क्वेश्चंस को अपनी सिचुएशन में फिट करके देखिए कि भाई क्या वो क्वेश्चन आपसे आपकी सिचुएशन के हिसाब से पूछे जा सकते हैं या नहीं पूछे जा सकते हैं। और अगर नहीं पूछे जा सकते फिर आपको उनको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, आपका काम और कम हो जाएगा। तो यहाँ पर डेफ शुड बी द कोर क्राइटेरिया जिनके बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर कुछ की एरियाज हैं डेफ में जो आप लोगों ने बहुत ध्यान रखने हैं। अगर आप ऑलरेडी एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और शिफ्ट करने की सोच रहे हैं फ्रॉम योर करंट जॉब प्रोफाइल टू ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओ पोस्ट, तो आप लोगों को अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, ठीक है, आप लोगों को आपके काम के बारे में, आपकी करंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफी अच्छे से पता होना चाहिए। दोस्तों, सेकंड चीज है आपकी ग्रेजुएशन। आपको अपनी ग्रेजुएशन के बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, आपने किस फील्ड में ग्रेजुएशन करी, क्यों आपने ग्रेजुएशन के बाद कोई और फील्ड चूज किया, वाई गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। देन दोस्तों, गैप्स एंड फिलर। अगर आपके डेफ में कोई ऐसा एरिया है जहां पर नजर पड़ते ही लगेगा कि यार ये तो नॉर्मल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 10th के बाद 1 साल का गैप लेके 11th क्लास करी, आप लोगों ने 12th के बाद 1 साल का गैप लेके ग्रेजुएशन करी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे गैप लेते हैं ताकि उनको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो अगर ये चीजें हैं तो इनका एक वैलिड आंसर आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी हॉबीज, आपके इंटरेस्ट और आपके अचीवमेंट्स पे आपको काफी अच्छी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो हम हॉबी लिख देते हैं कि भाई माई हॉबी इज टू रीड गुड बुक्स, बट गुड बुक्स क्या है?
ना हमें खुद क्लैरिटी होती और ना हम इंटरव्यू को क्लैरिटी दे पाते, और वहां पर हम फंस जाते हैं, अपना इंटरव्यू एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली हमें पता होना चाहिए कि भाई हम नॉन फिक्शन साई-फाई की बुक्स पढ़ते हैं और मैंने ये बुक्स पढ़ी हुई है और इन बुक्स के बारे में मुझे इतना पता है, इनके राइटर्स के बारे में मुझे इतना पता है। क्लैरिटी अगर आपको है तो आप अपने इंटरव्यू में अच्छे से जवाब दे भी पाएंगे। तो ये पहली मिस्टेक है जो आप लोगों ने अवॉइड करनी है कि अपने डेफ पे ही काम ना करो, ये काम आप लोगों ने अवॉइड करना है। सेकंड चीज क्या है, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, और ये बहुत सारे दोस्त जो है जाने अनजाने मिस्टेक कमिट कर देते हैं। ये सोचते हैं कि भाई इंटरव्यू इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू इज अ नॉलेज टेस्ट, यहाँ पर हमारी पर्सनैलिटी नहीं, हमारे नॉलेज का ही टेस्ट होगा। दोस्तों आप लोग रिक्रूटमेंट टेस्ट में अपनी नॉलेज का टेस्ट करवा के आ चुके हैं और आप इंटेलिजेंट हैं तभी आपने रिक्रूटमेंट टेस्ट क्वालिफाई किया है। अब बार बार आपका नॉलेज टेस्ट अगर करना होता तो यहाँ पर मल्टीपल स्टेजेस होती कि भाई पहले रिक्रूटमेंट टेस्ट है, फिर मेंस होगा, फिर कोई और स्टेज होगी। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपका नॉलेज टेस्ट ऑलरेडी हो चुका है और अब इंटरव्यू आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। यहां पर इस बात से आपकी सिलेक्शन नहीं होगी कि भाई आपको कितना आता है, आपकी सिलेक्शन इस बात से होगी सॉरी, कि जो आपको आता है क्या आप वो ढंग से प्रेजेंट कर पाते हैं, आप ढंग से बता पाते हैं, आप क्लियरली बता पाते हैं, आप आर्टिकुलेट कर पाते हैं, आप स्ट्रक्चर तरीके से जवाब दे पाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी, आप खुद को कैसे कैरी करते हैं ये आप शो कर पाते हैं। तो यही आपका बेसिस ऑफ द सिलेक्शन होगा इन द इंटरव्यू। तो यहां पर आप लोगों के बहुत क्लियरली ध्यान रखना है कि भाई दिस इज नॉट अ नॉलेज टेस्ट, दिस इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट। आप लोगों ने बहुत मेहनत ऑलरेडी कर ली है, ठीक है, थोड़ी बहुत मेहनत और करनी है, लेकिन ये मेहनत आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी प्रोफाइल पर, आपके वैल्यू सिस्टम पर, आपके टेम्परामेंट पर होगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन जितना भी पढ़ना है उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उनको समझाना आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाना चाहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल आप में से हर एक बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा अगर जाए कि भाई वाई यू वांट टू ज्वाइन ईपीएफओ, बहुत ही नेचुरल सा क्वेश्चन है कि भाई आप अगर ईपीएफओ एग्जाम का जो है पेपर क्वालिफाई करके आए तो आप इंटरेस्टेड हो, बट क्यों इंटरेस्टेड हो भैया? तो यहाँ पर एक पुअर आंसर क्या होगा, जहां पर आपको लगता है कि भाई शायद ये आंसर मेरी नॉलेज का टेस्ट कर रहा हो, कि सर ईपीएफओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952 थ्रू ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952, ठीक है, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन व्हिच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इट इज अ वेरी गुड गवर्नमेंट जॉब व्हिच गिव्स मी परमानेंट प्रोफाइल। अब दोस्तों ये नॉलेज है, इसका इस आंसर के कंटेक्स्ट से या फिर संदर्भ से कोई लेना देना नहीं है, ना वो आपसे ये पूछना चाह रहे और ना ये आपको बताना चाहिए। वो आपसे पूछना क्या जा रहा है कि भाई आप अपनी फीलिंग्स, अपना रीजन बताइए कि भाई क्यों आप ईपीएफओ एज एन ऑर्गेनाइजेशन चूज कर रहे हैं। तो वहां पर नॉलेज का तो कोई जिक्र ही नहीं होना चाहिए, वहां पर ये होना चाहिए कि सर देखो ईपीएफओ इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो ये काम करती है और मेरी भी ये प्रेफरेंस है कि मैं भी ऐसा काम करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं ईपीएफओ में आके अपनी जो विजन है उसको ईपीएफओ की विजन से मैच करके लोगों का और भला करना चाहता हूं। तो ये गुड आंसर है, यहाँ पर नॉलेज नहीं कहीं शो कर रहे आप, यहाँ पर आप अपनी पर्सनैलिटी या फिर अपने जो व्यूज हैं उनको प्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये बात आपने ध्यान रखनी है कि इट इज नॉट अबाउट नॉलेज, इट इज मोर अबाउट प्रेजेंटेशन। हाँ, ऐसा भी नहीं कि भाई आपको नॉलेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ट्रस्ट मी, नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन क्या वही होनी चाहिए जैसे रिक्रूटमेंट टेस्ट में चाहिए थी? नहीं, उसके अलावा आप लोगों के पास पर्सनैलिटी, मैनरिज्म, ठीक है, आर्टिकुलेशन, स्ट्रक्चर, ये वाली चीजें भी होनी चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर होगी। हमने पहली मिस्टेक क्या कवर करी कि भाई आपको अपने डेफ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, वो हॉबीज का पार्ट था, वो आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट था, एचआर बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट था। और सेकंड पार्ट क्या है कि भाई आप लोगों को नॉलेज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना करके अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स पे भी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। अब जो तीसरी मिस्टेक है, बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक है, अगेन नॉट हैविंग क्लैरिटी ऑन वाई ईपीएफओ। तो बहुत सारे बच्चों ने, मतलब जो हम ऑनेस्टली जानते हैं, आप भी शायद जानते होंगे, इसलिए ईपीएफओ दे दिया कि भाई कोई और जॉब लग नहीं रही, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 3-4 साल से, 5-6 साल से, ठीक है, वो सिलेक्ट नहीं हो रहे उसमें हम, और हम एसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं, फिर हमें ये ऑप्शन भी दिखा और हमने फॉर्म भर दिया कि भाई सिलेबस काफी रिलेटेबल सा लग रहा है, इसको भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस फीलिंग के साथ हमने ईपीएफओ दे दिया। अब ये जवाब हम इंटरव्यू में दे नहीं सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ऑनेस्ट जरूर है, बट हमें थोड़ा सा इसको और बेटर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में जाकर ब्लैंक हो जाएंगे कि यार व्हाई वी वांट टू एक्चुअली ज्वाइन ईपीएफओ, हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम को चूज ही क्यों किया, ठीक है, व्हाट आर दी पैरामीटर्स, व्हाट आर दी रीजंस, व्हाट आर दी सिचुएशंस जिनके बेसिस पे हमने डिसीजन लिया कि भाई हम इसलिए ईपीएफओ में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को एक्चुअल में क्या रिफ्लेक्ट करना होता है कि व्हाई यू नीड ईपीएफओ, आपके लिए ईपीएफओ क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत, और ईपीएफओ को आपको क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, आप ईपीएफओ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकते हो। तो यहां पर ये अगर आप लोगों ने क्लैरिटी के साथ आइडेंटिफाई कर लिया तो आप एक अच्छा आंसर प्रेजेंट कर सकते हो। बट बहुत सारे बच्चे, ट्रस्ट मी, एंड तक
इस आंसर को प्रैक्टिकली जो है अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कि भाई व्हाई वी वांट टू जॉइन ईपीएफओ। और यहाँ पर उनको दिक्कत क्या आती है कि वो चैट जीपीटी या फिर किसी और मेंटर से बात करके आंसर प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, रेदर देन वो आंसर इंटरनली आए। ठीक है, अगर वो आंसर इंटरनली आएगा ना, तो आप भले ही थोड़ा हार्श आंसर क्यों ना दे रहे हो, भले ही थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट आंसर क्यों ना दे रहे हो, इंटरव्यूअर आपको अच्छे मार्क्स देगा, वो आपसे एग्री करेगा, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है। मतलब वहां पर कुछ ऐसी चीज नहीं है जो आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये आंसर पहले आपको खुद प्रेजेंट करना है। हाँ, उसको मॉडिफाई आप किसी मेंटर की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से करवा सकते हैं, उनमें वर्डिंग्स को आप इधर उधर कर सकते हैं, बट इनिशियल जो बेस बनेगा आपके आंसर का, वो आपकी इंटरनल फीलिंग्स, आपकी जो है एक्चुअल कंडीशंस ही बनेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। दूसरी मिस्टेक है गिविंग ओपिनियन विदाउट बैलेंस, या फिर मैं किसी और भाषा में बोलूं, गिविंग एक्सट्रीम ओपिनियंस। ठीक है, आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछा, ठीक है, और आप फैल गए कि सर मेरे को तो ये लगता है, बट वहां पर याद रखिए कि आप एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी को प्रेजेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने सिलेक्ट होकर ऑफिसर ही बनना है। तो वहां पर ऑफिसर की क्वालिटी होती है बहुत बैलेंस्ड रहना, डिप्लोमेटिक तरीके से आंसर करना, और कड़वी बात को भी कुछ इस तरीके से बोल देना कि भाई सामने वाले को बुरा ना लगे। तो यहां पर आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है कि भाई आपके आंसर वेल मैनर्ड, वेल स्टडीड और वेल बैलेंस्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर इन आंसर्स को जो है प्रैक्टिस करने के लिए, इन आंसर को देने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको एडिटोरियल्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको न्यूज टॉक्स देखनी पड़ेंगी, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, तब जाकर आप एक बैलेंस्ड आंसर दे पाएंगे। और उन आंसर्स को आपको पहले प्रैक्टिस भी करना होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहूंगा। तो फिर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि डू यू थिंक हमारी जो सरकार है उसको प्राइवेटाइजेशन परस्यू करनी चाहिए, जो हमारे पीएसयूज हैं या फिर हमारे बैंक्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? अब पूरा आंसर क्या होगा? ठीक है, आपके फादर जो है गवर्नमेंट जॉब में थे और उनकी कंपनी को प्राइवेटाइज कर दिया, आप खुद झटका खा के आ रखे थे, घर में जो है एक माहौल था कि भाई ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, और आपने उसी से अपना आंसर बना लिया कि नो सर, प्राइवेटाइजेशन इज बैड, गवर्नमेंट एसेट शुड नेवर बी सोल्ड, इट ओनली बेनिफिट्स कॉर्पोरेट। एक आंसर ये हो गया। ठीक है, एक्सट्रीम ओपिनियन। अब ये गलत नहीं है भाई, आपकी फैमिली के साथ ठीक नहीं हुआ और आपने इसलिए आंसर दे दिया, या फिर आपकी फेवरेबल गवर्नमेंट इस टाइम पावर में नहीं है इसलिए आपने आंसर दे दिया, नेचुरल सी बात है। लेकिन ये आंसर एक सही आंसर नहीं, क्योंकि एक्सट्रीम ओपिनियन है, वेल फ्रेम्ड आंसर नहीं है, आपने इसके ऊपर सोचा नहीं है, आपने सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी देखी है, आपने सेकंड साइड ऑफ स्टोरी नहीं देखी है। तो यहां पर कैसे आंसर बन सकता है, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। सर इन माय ओपिनियन प्राइवेटाइजेशन कैन इंप्रूव एफिशिएंसी इन सम सेक्टर, कुछ सेक्टर्स में एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकती है, but strategic and welfare oriented sector need strong government presence. The key is selective and well regulated privatization. तो यहां पर आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक बैलेंस आंसर दे दिया कि यार अच्छी तो है, ठीक तो है, लेकिन ये होना चाहिए, तब ज्यादा ठीक हो जाएगी। तो आप ऐसे आंसर्स को प्रैक्टिस करिए, कोई डिफिकल्टी नहीं है इन आंसर्स को प्रैक्टिस करने में। आप अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में तो आप शायद अच्छा आंसर बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डू यू थिंक कि हमें रशिया से ऑयल इंपोर्ट बंद कर देना चाहिए क्योंकि यूएस हम पे बहुत टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, 50% टैरिफ कर दिया, अब तो वो रिड्यूस हो जाएंगी, हो भी गई हैं, तो क्या हमें वो करना चाहिए था? तो ऐसे क्वेश्चंस में अगेन आपने एक्सट्रीम ओपिनियन नहीं लेना है। नो डाउट आपका दिल रशिया को ज्यादा प्यार करता हो, ठीक है, यूएसए को कम प्यार करता हो, या फिर उल्टा भी हो सकता है। तो आप लोगों ने कोई भी एक्सट्रीम व्यूज लेने से अवॉइड जो है, बचना है, अवॉइड करना है। ठीक है, एक लास्ट मिस्टेक और बताना चाहूंगा दोस्तों। बहुत सारे बच्चे मैंने खुद देखे, उनको क्या लगता है कि यार मैं जैसा हूं ना वैसा ही इंटरव्यू में जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू इज मोर अबाउट ऑनेस्टी, तो मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस अगर करूंगा तो शायद मैं खुद को मैनिपुलेट कर लूं, मैं खुद को चेंज कर लूं, खुद को मॉडिफाई कर लूं, फिर मैं ओरिजिनल कहाँ रहा? ठीक है, जब मुझे किसी ने फीडबैक दे दी भाई तू ऐसे बोल, ऐसे अच्छा लगेगा, तो मैंने उसको मान लिया, तो मेरी ओरिजिनलिटी खत्म हो गई, वो मैं नहीं चाहता। मैं इंटरव्यू को बहुत शिद्दत के साथ जैसा मैं हूं वैसा देना सॉरी, वैसा देना चाहता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। प्रैक्टिस विल इंप्रूव यू, ठीक है, आपको शाइन करने में हेल्प करेगी, ना कि आपकी ओरिजिनलिटी खत्म करने में हेल्प करेगी। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस इज द की। जितने भी गंदे जवाब देने हैं, जितने भी गलत जवाब देने हैं, जितने भी बैड तरीके से जवाब देने हैं, जितने भी मैनरिज्म के इशू हैं, सब हमारे पहले ही ठीक हो जाए, ताकि हम एक्चुअल इंटरव्यू में अच्छा जो है प्रेजेंटेशन दे पाए। ये आप लोगों ने सोचना है। तो यहाँ पर प्रैक्टिस इज द की।
जो आप में से कुछ बच्चे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बट आप लोगों ने अवॉइड नहीं करनी है। अब दोस्तों, अगर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो हमने एक मॉक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च कर रखा है। आई होप आपने चेक कर लिया होगा, क्योंकि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर हम आपको ऑफलाइन इंटरव्यूज भी दे रहे हैं, हम आपको ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। आप लोग अपने लिए पैकेज चुन सकते हैं, प्रॉपर प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी वहां पर मेंशन कर रखा है, और उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे दोस्तों जो कोर्स है मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस भी मिल रही है, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल रहा है, आपको जो है बहुत सारे सेशंस मिल रहे हैं, जिनके थ्रू आप अपने डेफ रिलेटेड जो है डाउट्स पूछ सकते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। अगेन, अगर आप उस मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।